हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में करंट अफेयर्स में, जैसे चक्रवाती तूफान गुलाब वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराया है तट से। तो ये नाम किसने दिया गुलाब नाम? किस देश की संसद ने महिला प्रभुत्व वाले कैबिनेट यानी फीमेल डोमिनेटेड कैबिनेट को मंजूरी दी है? और आप देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा हैं उस पूरे मंत्रिमंडल में। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें सरकार को ये सलाह दी है, रिकमेंडेशन किया है कि 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम चलाया जाए। 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम, जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चल रहा था ऐसा ही एक अलग सा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या है, सड़क दुर्घटनाओं में 1.2 लाख लोगों की मौत हो गई है पिछले साल यानी 2020 में। तो रिपोर्ट आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार जो आप देख रहे हैं मॉडल उड़ रहा है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। कौन सी कंपनी है, कैसे बन रहा है, क्या खास बात है इसमें। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा, इसके अलावा शिक्षक, वयस्क शिक्षा, इन सब के लिए नए कोर्स को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उसके अध्यक्ष कौन है? पुरुष जूनियर हॉकी कप होने जा रहा है इंडिया में, किस शहर में होने जा रहा है? इसके अलावा और भी कई टॉपिक हैं, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज यानी 27 सितंबर को, और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र और ओडिशा के तट से टकराया। तो ये नाम किस देश ने दिया है? आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान ने दिया है। ये साइक्लोन गुलाब है जो कि 26 सितंबर 2021 को यानी कल ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया है। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में और गोपालपुर ओडिशा उसके बीच में ये टकराया है। हालांकि तटीय इलाकों को पहले ही खाली करवा लिया गया था और 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बताई जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं मैप, और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे तूफ़ान इस तरफ भी है और यहाँ भी एक तूफ़ान। तो यहाँ जो तूफ़ान है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया है, उसी का नाम गुलाब है। आप देख रहे हैं किस तरह से हवाएं चल रही हैं और एक जगह केंद्रित हो गई हैं। तो ये आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ तक जाएगा, यानी महाराष्ट्र और गोवा की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। हालांकि इसकी वजह से कई राज्यों में, करीब 6 राज्यों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इन सब जगहों पर। ओके, तो गुलाब नाम रखा है पाकिस्तान ने, और उसने कहा है कि इसके बोलने का सही उच्चारण ये होगा गुल-आब। तो यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लें कि ये नाम कैसे रखा जाता है तूफ़ान का। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र है पूरा, ये पूरा इलाका हिंद महासागर क्षेत्र है। तो वहाँ पर जो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, तीन सब ने 2004 में चक्रवाती तूफ़ानों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन भी जुड़ गया। ओके, तो 13 देश मिलकर नाम की लिस्ट बनाते हैं। और 13 देश कौन कौन से हैं? तो ये सब यहाँ से लेकर, ईरान से लेकर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश होता हुआ आप बढ़ेंगे म्यांमार, और इसके अलावा थाईलैंड। ठीक है, तो इतने सारे देश मिलकर और ये बनाते हैं लिस्ट, उसमें नाम रखा जाता है। क्या क्या नाम होगा, अलग अलग सुझाव देते हैं और वो नाम की लिस्ट होती चली जाती है। और जब तूफ़ान आता है तो उस वक्त इस नाम को रख दिया जाता है। ये इसलिए भी है क्योंकि चक्रवाती तूफ़ान को आसानी से पहचाना जा सके और बचाव में इसको काम में लाया जा सके, और दोबारा वो नाम नहीं रखा जाता है। और ये सब पूरी व्यवस्था है वो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में बनी हुई है। ओके, पिछला तूफ़ान कौन कौन सा आया था? तो मई 2021 में यास तूफ़ान आया था। ओके, और ये नाम ओमान ने रखा था। तूफ़ान ओडिशा से टकराया था। इसके अलावा 17 मई को तूफ़ान आया था ताउते, जो गुजरात के तट से टकराया था, उसका नाम म्यांमार ने रखा था। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि चक्रवाती तूफ़ान बनते कैसे हैं? इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, समुद्र में जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब तूफ़ानी
तूफान उठते हैं, चक्रवाती तूफान उठते हैं। तो यहाँ पर सवाल होगा कि कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनते हैं ये। देखिए, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है या कहें जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और बाकी बचे इलाके में वैक्यूम होता है, तो चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता है। तो ऐसे में ऊपर की हवा जो ठंडी हो चुकी है वो भी नीचे आना चाहती है और चारों तरफ की हवाएं वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये हवा बहुत तेज़ी से घूमती है। और आपको बता दूं कि समुद्र जो है वो धरती के ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहें गर्मी को सोखने में बड़ा योगदान देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवाती जो तूफान है उसके जरिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। विश्व मौसम संगठन जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2020 में भारत बांग्लादेश में जो अम्फान तूफान आया था उसकी वजह से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी वैसे वैसे तूफान ज़्यादा ताकतवर और आएंगे। तो मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों 2021 का जनवरी से सितंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे डिटेल बताता हूँ वैसे ही अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन ये है, विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 सितंबर। और 2021 की थीम क्या है? थीम आप देख रहे हैं, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, हालांकि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है 27 सितंबर को? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी तारीख को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1970 में के नियमों को मंजूरी दी थी। गठन तो हुआ था लेकिन नियमों को मंजूरी दी थी। तो ये ग्लोबल टूरिज्म क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी और इसी को याद करते हुए ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। किस देश की संसद ने महिला प्रभुत्व वाले कैबिनेट यानी फीमेल डोमिनेटेड कैबिनेट को मंजूरी दी सितंबर 2021 में, अभी हाल ही में? आंसर होगा अल्बानिया। ओके, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बानिया जो है वो एक यूरोपीय देश है और उसके प्रधानमंत्री एडी रामा है। और इस देश में 17 सदस्यीय कैबिनेट है। ये टोटल कैबिनेट देख रहे हैं आप, और बीच में प्राइम मिनिस्टर हैं, एडी रामा नाम है इनका। तो इसमें से 12 महिलाएं हैं मंत्री। तो सबसे ज़्यादा करीब 80% के आसपास महिलाएं मंत्री हैं। हालांकि महिला प्रभुत्व वाले कैबिनेट को बनाना आसान नहीं था अल्बानिया के लिए। इस मुद्दे पर संसद में 17 सितंबर को 20 घंटे तक बहस हुई थी, वोटिंग भी हुई थी। उसका वोटिंग में जीत हासिल हुई, तब ये इस कैबिनेट को मान्यता मिली। तो वर्ल्ड मैप में अल्बानिया को भी देख लेते हैं। ये है अर्थ और सामने है प्यारा भारत। यहाँ से जब हम यूरोप की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो है यही है अल्बानिया। इसके आसपास कई सारे देश है, जैसे इस तरफ इटली है, ग्रीस है, इस तरफ सर्बिया है, उस तरफ आगे अगर उधर कहेंगे फ्रांस है उस तरफ। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है अल्बानिया। ओके, तो यहीं पर एक अनोखी बात हुई है कि मंत्रिमंडल में 17 सदस्यों के मंत्रिमंडल में जो 12 मंत्री हैं वो महिला हैं। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, एडी रामा ने, कि इतिहास के नए अध्याय से हम जुड़ रहे हैं जहाँ पर महिला मंत्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। और उन्होंने ये बात कही कि अल्बानियाई जो समाज है वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव अभी भी है। तो ये जो स्थिति है वो एक तरह से संदेश देगा। ओके, उनके बारे में बता दूं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी से हैं और अप्रैल 2021 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। एक रिपोर्ट की चर्चा करना चाहता हूं मैं, और ये रिपोर्ट है वुमेन इन पॉलिटिक्स रिपोर्ट 2021। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो कि 1 जनवरी 2021 को जारी हुई है। 2021 की रिपोर्ट है। अगली रिपोर्ट 1 जनवरी 2022 को आएगी। ओके,
तो इस रिपोर्ट के अनुसार अल्बानिया जो है वो वहाँ पर जो कैबिनेट है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के मामले में दुनिया का 5वें नंबर पर है ये। हालांकि रिपोर्ट 1 जनवरी की है, तो अब चूँकि संख्या बढ़ गई है तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। तो एक बात देख लेते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग देश, टॉप 5 देश कौन कौन से हैं जहाँ पर वहाँ के मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या उसके मुताबिक है। तो ये लिस्ट है, आप देख रहे हैं। निकारागुआ, ये सेंट्रल अमेरिकन देश है। यहाँ पर 58% जो मंत्री हैं वो महिला है, ओके, कैबिनेट में। सेकंड स्थान पर आता है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना आप, ये ऑस्ट्रिया है और ये यूरोप का एक देश है। यहाँ पर 57% महिलाएं हैं मंत्री। इसके बाद स्थान आता है बेल्जियम, स्वीडन, उसका भी उतना ही 57.1%। और 5th स्थान पर है अल्बानिया जो कि 56.3% है। तो अब तो 80% हो गया है, ओके। अगर इंडिया की बात करेंगे तो ये 160वें स्थान पर था इंडिया और 9.1% मंत्री महिला थी। लेकिन चूंकि ये 1 जनवरी की रिपोर्ट है, उसके बाद अभी हाल ही में कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट का, तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। तो अभी नरेंद्र मोदी सरकार में भारत में 11 महिला मंत्री हैं। फोटोग्राफ आप तमाम देख रहे हैं। तो 2 कैबिनेट मंत्री हैं इसमें, निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी, और 9 राज्य मंत्री हैं, साध्वी निरंजना ज्योति, रेणुका सिंह, मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदजे, दर्शना जरदोशी, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अनुप्रिया पटेल, ओके। चूँकि जब बात हो ही रही है महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की और कैबिनेट में ख़ास तौर पे जब बात हो रही है, एक देश जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कैबिनेट में शामिल कर रहा है, तो हम इंडिया की भी बात कर लें कि क्या स्थिति है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, ओके। इम्पॉर्टेंट बात थी और आप समझ लीजिए कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब एग्जामिनेशंस में अगर बात आएगी महिलाओं के हक के बारे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लिखने को अगर कहा जाए, तो ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती। और तमाम दूसरे एग्जामिनेशंस में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एसएससी हो, रेलवे हो, उन सब में भी। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और प्लीज़ शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप यानी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी करेगा? आंसर होगा भुवनेश्वर, ओके। भुवनेश्वर को ये मेज़बानी का काम मिला है। ये आयोजन कब होगा? तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक। अभी हाल ही में ये न्यूज़ द हिंदू में पब्लिश भी हुई है जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में। और अपडेट ये भी है कि मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, उन्होंने आयोजन के लिए लोगो और ट्रॉफी का अनावरण किया है, ओके। 16 कंट्री इसमें हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? मुझे लगता है सबको पता होगा, चरणजीत सिंह चन्नी, ओके। ये फोटोग्राफ है इनका और इन्होंने शपथ ली है। 58 ईयर के हैं, 20 सितंबर को शपथ ली राजभवन में। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, सुखजिंदर रंधावा और ओपी सैनी, ओके। और ताज़ा खबर ये है कि यहाँ पर पंजाब में 15 नए मंत्री ने शपथ ली है 26 सितंबर को, यानी कल ही, ओके। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अब हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही। क्वेश्चन होगा, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो इसमें 500 हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम ये चलाने की सिफारिश की गई है केंद्र सरकार से। तो ये कितनी अवधि के लिए सिफारिश की गई है? तो आंसर होगा 5 साल, ओके। नीति आयोग ने ये सिफारिश की, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। और ये भारत में जो अर्बन
फैसिलिटी है उसको बेहतर करने को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 14 सदस्यीय कमेटी ने 14 मेंबर कमेटी ने ये रिपोर्ट बनाई है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने की है। ओके, रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य हैं, कुछ तथ्य आपको बता दूं। ये रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं। ओके, तो इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो विश्व जनसंख्या का 11% है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है, विश्व जनसंख्या का 11% भारत का शहरी जनसंख्या है। ओके, और 2011 के जो सेंसस था उसके अनुसार 31.1% आबादी शहरी है। अगर राज्यवार शहरी आबादी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, 40% से अधिक। ओके, इसके बाद बात होगी बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश की। वहाँ पर शहरीकरण राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है, तो 31.1% है। ओके, फिर बात करेंगे अगर दिल्ली, दमन, दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप की, जो कि यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर 75% लोग शहरों में रहते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। अब बात कर लेते हैं जो हेल्दी सिटी प्रोग्राम है, 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम, इसमें क्या होगा। तो इसके तहत ये होना है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको संयुक्त रूप से चयनित किया जाएगा, प्राथमिक शहरों को, कस्बों को, और वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा, अच्छा जीवन स्तर बेहतर किया जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिस्क हैं उससे बचने की व्यवस्था होगी वहाँ पर। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि व्यापक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी न होने की वजह से शहरों की स्थिति खराब है, ट्रैफिक जाम, जल जमाव, जैसे बारिश हो रही है और पानी शहरों में भरा हुआ है, वाटर रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी है, तो ये सब स्थिति है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार यानी केंद्र सरकार 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम चलाए। मतलब कि अब स्मार्ट सिटी योजना के बाद अब आपको हेल्दी सिटी प्रोग्राम देखने को मिलेगा। स्मार्ट सिटी जो योजनाएं हैं उन सब का हश्र हम लोग ने देखा है। अभी बारिश हुई और ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटी हैं वो सब डूब गए थे पानी में। तो अब सरकार नई ये प्रोग्राम लेके आ रही है, इसके बारे में आप खूब सुनेंगे आगे आने वाले वक्त में, जब सरकार इस रिपोर्ट के जो सुझाव हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रारंभिक, बचपन, स्कूली शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। आंसर होगा इसका के कस्तूरीरंगन। ओके, वो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं 1994 से 2003 के बीच में। जेएनयू सहित कई यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। तो 12 सदस्यीय कमेटी बनी है और वो 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसको विकसित करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। तो इसके तहत प्रारंभिक, बचपन, स्कूल शिक्षक और वयस्क शिक्षा, उसके लिए कोर्सेज तैयार होंगे। और आपको पता ही होगा कि जो शिक्षा नीति जो आई है नई, तो उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके भी अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार भारत की कौन सी कंपनी बना रही है। आंसर होगा विनाटा एरो मोबिलिटी। ओके, द हिंदू की न्यूज़ आप देख रहे हैं। एशियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार जो कि इंडिया में बन रही है, चेन्नई स्थित ये कंपनी है। ये हाइब्रिड फ्लाइंग कार बना रही है। और मतलब हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि 2 ईंधन से चलने वाला। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिए। हाइब्रिड ये व्हीकल होगा यानी फ्लाइंग कार होगी जो कि 2 ईंधन से चलेगी। ओके, यानी बायोफ्यूल और बैटरी से भी चलेगी। 2 लोग इसमें बैठ सकेंगे। इस तरह से ये ओपन होगा और अंदर का इंटीरियर देखिए, 2 लोगों की बैठने की यहाँ पर जगह होगी इस तरीके से। ओके, और
ये फ्रंट जो होगा इस तरह का होगा, ओके। और पायलट के लिए ये व्यवस्था होगी और इस तरह से 2 लोग बैठेंगे इसमें और फिर ये उड़ता हुआ आपको जहाँ भी जाना है, जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये फ्लाइंग कार जाएगी। अलग अलग कलर में आएगी ये फ्लाइंग कार। विनाटा एरो मोबिलिटी, उसने सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये हाइब्रिड फ्लाइंग कार का एक मॉडल पेश किया, दिखाया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जल्द ही फ्लाइंग कार देखने को मिलेगी और इसको लॉन्च वैसे लंदन में किया जाना है। जल्द ही कुछ ही दिनों में इसको लॉन्चिंग होगी, ओके। तो अलग अलग देशों में फ्लाइंग जो कार है उसकी तैयारी चल रही है और हम भी देख रहे हैं कि भारत में एक फ्लाइंग कार आने वाली है। कीमत के बारे में कंपनी ने नहीं कहा है कुछ भी, कहा है कि लंदन में लॉन्च करेंगे, उसके बाद इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटनाओं में 1.2 यानी 1,20,000 लोगों की मौत हुई है पिछले साल 2020 में। तो रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी की है? आंसर होगा NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने जारी की है। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और ये संगठन, इसका काम है क्राइम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना और एनालिसिस करना। तो रिपोर्ट है, उसका नाम है क्राइम इन इंडिया 2020। तो इसी में ये बताया गया है कि 2020 में यानी पिछले साल 1,20,000 लोगों की मौत एक्सीडेंट में हुई है, रोड एक्सीडेंट में। और आप देख लीजिए कि कोविड-19 का लॉकडाउन भी था, बहुत सख्त लॉकडाउन था पिछले साल, इसके बावजूद हर दिन 328 लोगों की जान गई है, इतने सारे। इसमें ये आंकड़ा नहीं है कि जो पैदल लौट रहे थे जो लोग, उनमें से कितने लोग जो सड़क हादसे का शिकार हुए, क्योंकि अचानक जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद अफरा तफरी मची थी, पिछले साल की बात है। और उसके बाद लाखों लोग पैदल अपने घर की ओर सैकड़ों किलोमीटर की ओर चल चुके थे, चल दिया था लोगों ने। तो ऐसे में एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन उसका पूरा आंकड़ा इसमें बताया नहीं गया है कि कौन कौन से हैं। लेकिन कुछ आंकड़े हैं, जैसे ये आप देख लीजिए, 2020 में टोटल जो रोड एक्सीडेंट के मामले दर्ज किए गए वो 66 लाख थे और 1.2 लाख लोगों की मौत हुई है 2020 में। 2019 की बात करेंगे तो 55 लाख मामले सामने आए थे और 1,36,000 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में आप देख लीजिए कि 14 लाख मामले आए थे रोड एक्सीडेंट के और 1,35,000 लोगों की मौत हुई थी। मतलब अगर देखें, लॉकडाउन के बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं। जब ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन में लोग अंदर थे, घर में थे, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे लोग थे जो पैदल जा रहे थे, उनमें से भी काफ़ी लोगों की मौत हो गई होगी, हालांकि उसका आंकड़ा इसमें नहीं बताया गया है। हिट एंड रन के भी मामले बहुत सारे हैं। 2020 में जो हिट एंड रन के मामले हैं वो 41,196 थे, 2019 में 47,000 थे और 2018 में 47,000 थे। मतलब इतना रहा है। घायलों की भी बात करें तो 2020 में 1.3 लाख लोग घायल हुए हैं रोड एक्सीडेंट में, 2019 में 1.6 लाख लोग और 2018 में 1.66 लाख लोग एक्सीडेंट से घायल हुए हैं। ये सब डिटेल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जामिनेशन में इसके बारे में लिखने को कहा जाए या इससे रिलेटेड कोई सवाल ही आ जाए कि आंकड़ा बताइए, NCRB के क्राइम रिकॉर्ड का जो आंकड़ा है उसमें कितने लोग की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपन्यास है 400 डेज, इसके लेखक कौन हैं? आंसर होगा चेतन भगत और ये बुक आप देख रहे हैं, ओके। तो ये केशव सौरभ सीरीज़ है, उसका ये तीसरा उपन्यास है, चेतन भगत ने लिखा है। पहले से इसकी श्रृंखला है, सीरीज़ है द गर्ल इन रूम 105 वन अरेंज मर्डर, ये पब्लिश हो चुकी है, अब तीसरी किस्त ये आई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर यानी गड्ढा
उसका नाम मैथ्यू हेसन रखा है उसके नाम पर। तो ये कौन थे जिनके नाम पर रखा गया है क्रेटर का नाम? आंसर होगा आर्कटिक खोजकर्ता थे वो। ओके, तो चांद में बहुत सारे क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, जो कि अंतरिक्ष से अगर कुछ आके गिरा है उल्का पिंड, उसकी वजह से ज़्यादातर गड्ढे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। तो दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NCIC, उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा अलका नांगिया अरोड़ा। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। उन्होंने 14 सितंबर को अतिरिक्त प्रभार ये ग्रहण किया है और वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में इससे पहले संयुक्त सचिव थी, तो अब CMD बना दी गई हैं इसकी। ओके, NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका काम है जो MSME है, जो छोटे उद्योग हैं, उनको सहायता पहुंचाना कई तरीके से, जैसे योजनाओं के थ्रू या फिर तकनीक के थ्रू, सलाह देने के जरिए, इन सब के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा सितंबर के तीसरे शनिवार को, और ये 2021 में 18 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। और 2021 की थीम क्या थी? तो कचरा कूड़ेदान में रखें, समुद्र में नहीं। कीप ट्रेस इन बिन एंड नॉट इन द ओशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर। उद्देश्य क्या है? तो जो बराबर काम कर रहे हैं उन सबको एक समान वेतन मिले, और ख़ास तौर पे ये इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये देखा जाता रहा है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता रहा है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया था 2019 में। 2020 से ये दिवस लगातार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिवस है तो इसलिए फटाफट ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बम्बू डे ये कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। आंसर होगा 18 सितंबर। उद्देश्य यही है कि बांस के बारे में जागरूकता फैले, उसके फ़ायदे के बारे में, और इसके उत्पादन बढ़ा के इसे रोजगार का सृजन हो सके। ओके, और भारत के बारे में बताऊं कि चीन के बाद भारत बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में 130 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है बांस की। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। करंट अफेयर्स आपके लिए ही है।